हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। इसमें हम जो एनसीईआरटीज़ हैं सभी सब्जेक्ट्स की वो हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट और बेसिक, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये सीरीज़ उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगी जहाँ पे ज्योग्राफी आती है, चाहे वो एकेडमी के एग्ज़ाम हो लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम हो। जहाँ जहाँ पे भी ज्योग्राफी की एप्लीकेबल है, ज्योग्राफी जहाँ पे पूछी जाती है वहाँ पे ये लाभप्रद होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण वक्त का, आपके महत्वपूर्ण समय का महत्व समझते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और कल से इस फर्दर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट बुक है ना कि उसके पहले चैप्टर के पहले ही चित्र से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर के पहला चित्र में हमें थोड़ा सा सौरमंडल का चित्र दिया हुआ है, छोटा सा। इसमें क्या है कि आप सभी ग्रह देख रहे हो। एक बार मैं सौरमंडल से परिचय करा दूं तो सौरमंडल सूर्य और उसके 8 ग्रहों का समूह है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सौरमंडल सेंटर में सूर्य है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण भी कहा जाता है। और उसके बाद प्लूटो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि सभी जितने भी प्लूटो, एक ही प्लूटो है जिसे हिंदी में यम बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि जितने भी ग्रह हैं इस प्लूटो के अतिरिक्त उनकी अपनी स्पष्ट कक्षाएं हैं, वो किसी की कक्षाओं को ओवरलैपिंग नहीं कर रहे या कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लूटो है ये क्या कर रहा है, ये यूरेनस है, सॉरी ये जो नेपच्यून है, ये नेपच्यून की जो नेपच्यून है, इस नेपच्यून की जो ऑर्बिट है इसे प्लूटो कट कर देता है। जिस कारण से वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को प्लूटो से, हम ऐसा कहेंगे, प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया। हालांकि उसकी 2 कंडीशन, ग्रह होने की 2 कंडीशंस और भी हैं। हम किसी को ग्रह कब कहेंगे इसकी एक डेफिनेशन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रहते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे शुरू में नॉर्मल बातें हुई हैं, वो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे एक टिमटिमाना शब्द दिया हुआ है, जब आ सकते हैं तो इसमें हम फर्दर डिस्कस करते चलेंगे कि जो टिमटिमाते हैं, जो तारे टिमटिमाते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि हम जब साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो उसमें से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब क्योंकि टिमटिमाते आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो, उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात होती है। उसमें ये कहते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। अब देखिए, ये होती है पूर्णिमा। यहाँ से एक बात आई पूर्णिमा की, और एक बात इसी में आएगी अमावस्या की। अब मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या समझा देता हूँ। होता क्या है, स्थिति कुछ ऐसी है कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि ना तो पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश है और ना ही चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है। स्वयं का प्रकाश, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश सिर्फ तारों के पास होता है। और हमारे सौरमंडल में एकमात्र तारा है जिसका नाम है सूर्य। तो सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है।
हमें का मतलब है पृथ्वी को। तो ये हमारी, मैंने सॉरी यहाँ पे मून लिख देते हैं, यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं और यहाँ पे सन लिख देते हैं। ठीक है जी, ये पृथ्वी। अब जब सूर्य का प्रकाश, मान लो, अब हाँ यहाँ पहले मैं बता दूं कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तारों की परिक्रमा ग्रह करते हैं और ग्रह की परिक्रमा उसका उपग्रह करते हैं। तो सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको ना तो कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना नोट करने की ज़रूरत है, सिर्फ बैठ के सुन लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी, ये आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। आप फिलहाल फोकस कीजिए बस। तो होता क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, वो आएगा ही, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उस परिक्रमा करने के दौरान ये बीच में आएगा ही। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ भी आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा के इस हिस्से पे पड़ेगा, ये वाला तो इस पे तो प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जिस कारण से जो पृथ्वी पे खड़ा व्यक्ति है उसे ये दिखाई नहीं देगा, अब जब हमें दिखाई नहीं देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चंद्रमा यहाँ से चलने लगेगा, ठीक है, तो हमें क्या पड़ेगा, उसकी एक साइड दिखनी शुरू हो जाएगी, एक साइड दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। तो क्योंकि हमें तो पहले दिखना शुरू नहीं हुआ था ना, लेकिन अब दिखना शुरू हुआ, तो इसे बोलते हैं न्यू मून। यहाँ से इसे बोलते हैं न्यू मून। ठीक है जी। अब जब ये यहाँ आ जाता है तो यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी से प्रकाश होते हुए ये पृथ्वी से प्रकाश जाके यहाँ पे क्या होता है कि इसके इस हिस्से पे पड़ता है। ठीक है जी, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया तो इस पे पड़ता है, इसे बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पूरा कंप्लीट हमें चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा का अर्थ ही ये है, पूर्णिमा अर्थात पूरा, तो ये पूरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। ठीक है जी। तो यहाँ समझने वाली ये बात है कि सिर्फ जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उसे हम अमावस्या कहते हैं, और जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा जब यहाँ पे होगा तो अलग साइज का दिखाई देगा, यहाँ पे होगा अलग साइज का, यहाँ पे अलग साइज का। ये एडवांस प्रोसेस है, अगर हम अभी सब डिस्कस कर लेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे समझते हैं। अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अभी क्या है इसमें देखना है। तो होता क्या है ना कि चंद्रमा क्या करता है कि लगभग 27 दिन 8 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इट मीन्स 15 दिन बाद हमें अमावस्या और 15 दिन बाद हमें पूर्णिमा मिल जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में चंदन और अंधेर कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। यहाँ पे बात आती है, हाँ, ये यहाँ पे पूर्णिमा अमावस्या की बात आती है। आगे वो बात करते हैं कि भाई खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड में वो कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, अर्थात सभी आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं, सभी आकाशीय पिंड जिनके पास सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, जो चमकते हो या ना चमकते हो, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब इसमें आगे बात होती है कि ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनमें बताते हैं कि भाई तारा किसे बोलते हैं। तो तारे के लिए हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, सबसे बड़ी इकाई ना ब्रह्मांड है, उसे फिर हम सब डिवीज़न करते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएँ आती हैं, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आगे चलते चलेंगे। तो अभी तो होता क्या है ना कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या है, गैसीय बादल है। उन्हीं गैसीय बादलों से कुछ आकाशीय पिंड बने हुए हैं। उन्हीं पिंडों में, जिन पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा होती है, जो कि चमकते हैं, उन्हें तारे कहते हैं।
सूर्य के पास भी अपना स्वयं का प्रकाश है और स्वयं की ऊष्मा है, इसीलिए सूर्य एक तारा है। पृथ्वी, चंद्रमा या अन्य ग्रह या अन्य उपग्रहों के साथ ऐसा नहीं है। तो सूर्य एक तारा है, इसमें यही बात कहता है। ठीक है, उसके बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ इतना खास नहीं है। हाँ, अभी बात करते हैं ध्रुव तारे की। तो इसमें ध्रुव तारे में क्या है कि ये ऐसे बोलते हैं कि जब आप रात में आप आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो उसे बताते हैं कि भाई, जो इसमें बोलते हैं कि नक्षत्र मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये नक्षत्र मंडल को परिभाषित इस तरह से करते हैं कि जो तारों का एक समूह आता है, तारों का एक विशेष आकृतियों का समूह जो होता है, उसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं। मतलब कुछ तारे या तारों का समूह मिलके जब एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि के बारे में, आपने सुना होगा जो 7 ऋषि तारे बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चम्मच बोलते हैं कि भाई चम्मच बन गई या चमचा बन गया, लाइक दिस। तो ये हुआ है। और इसी के सेंटर में ध्रुव तारा का नाम आपने सुना होगा, जो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इसे आपने जैसे ये मान लो, जैसे अर्सा मेजर है या फिर बिग बियर है, ये इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। और ये बड़ा है और इसी का एक पार्ट है, जैसे मैंने बताया कि सप्तऋषि जो समूह है वो ये नक्षत्र मंडल जो अर्सा मेजर का एक पार्ट है, ये मैंने बताया। ध्रुव तारे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। और जो हम नेविगेशन वगैरह करते हैं ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई नेविगेशन के में हम जो है किस तारे का यूज़ करते हैं। तो दिशा निर्धारण में जब मान लो हम मतलब रेगिस्तान में चले गए या फिर जंगल में कहीं चले गए, तो उसमें फिर ध्रुव तारे के बिहाफ पे हम डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं कि भाई किस दिशा में अभी हम हैं। ठीक है, तो उसके बाद ग्रहों की बात होती है। ग्रह से तात्पर्य ये होता है, जैसे मैंने भी बताया कि सूर्य के वनस्पत जो ग्रह होते हैं, ग्रह में स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा नहीं होती। ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही अपने तारे, जैसे पृथ्वी का अपना तारा कौन सा है, पृथ्वी का अपना तारा सूर्य है। ऐसे ही ब्रह्मांड में तो असंख्य तारे हैं, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं। तो ऐसे ही जो ग्रह होते हैं वो अपने जो सूर्य होता है, उनका जो सूर्य होता है उससे वो चमकते हैं। उनके पास ना स्वयं का प्रकाश होता और ना ही स्वयं की ऊर्जा होती। तो जैसे हमारा ग्रह जो है पृथ्वी, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके बाद में आगे एक रोचक तथ्य उन्होंने दिया होगा जो कि याद रखने लायक है। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये कुछ खास नहीं है, इसे इतना वो नहीं इंपॉर्टेंस देनी है। आप ये है, ये देखिए, पढ़ने के लिए आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस ये होगी कि हम क्या करेंगे, कंपाइलेशन कर लेंगे हम चीज़ों को। आपको वो जो पढ़ने का प्रोसेस है, हालांकि वो भी फ़ायदेमंद है, अगर आप चाहो तो वो तो द बेस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी शुरू से आखिरी तक पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, दिस इज़ द बेस्ट, उसको तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर क्या है ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले उसे पढ़ना होगा, समझना होगा, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अच्छा ये है कि जिन लोगों ने वो पढ़ लिया, बेहतर है कि हम उनसे पढ़ लें, या उनसे पढ़ लेंगे तो क्या हम उनसे डिस्कस कर लें। और फिर क्या है कि हमारा टाइम टेकिंग बच जाए और हमारे जो कंपटीशन की, क्योंकि वो तो जब एनसीईआरटी लिखी जाती है तो वो 6 स्टैंडर्ड का लेवल से लिखी जाती है। हमें तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमें तो अपने जो हमारा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड मटेरियल है हमें वो देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे कंपटीशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, तो वो हम डिस्कस करते चले हैं। फिलहाल क्या है, तो कुछ रोचक तथ्य हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। ये याद करने वाली बात है, गांठ मारने वाली बात है कि भाई यूरेनस और शनि और बृहस्पति, इनके चारों ओर छल्ले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा छल्ले किसके हैं, 3। इसमें जो है वलीय रिंग जो है शनि के चारों तरफ है, ये याद रख लेना है। ठीक, आगे चलेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लूटो ये तो परिक्रमण, ये तो घूमने वाला है, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं। ये हम चित्र देख लेंगे। इस चित्र से आपको एक अनुमान मिल जाएगा। ये बेसिकली है हमारा सूर्यमंडल, हमारा सौरमंडल कुछ इस तरह का प्रतीत होता है। जैसे आप देखोगे, ये हमारा सूर्य दिया हुआ है, जिसे हम सूर्य के बाद सबसे पहले बुध, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर ये एक आती है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जिसमें बहुत सारे आकाशीय पिंड
हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। उसके बाद बृहस्पति आ जाता, मंगल आएगा, उससे पहले मंगल कहाँ, अच्छा मंगल आएगा, हाँ फिर बृहस्पति आएगा, बृहस्पति बनने के बाद फिर शनि आएगा, शनि के बाद यूरेनस आएगा, और यूरेनस के बाद ये सबसे लास्ट में होगा नेपच्यून। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यम को अभी ग्रहों के दर्जे से हटा दिया गया है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, जैसे कि हमने देख ही लिया है, तो सीधी सी बात है ये इसकी सबसे जल्दी चक्कर भी लगा देता है। लगभग 28 दिन में अपनी परिक्रमा, लगभग 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, 88 दिन में। और सॉरी अगर मैंने 28 बोल दिया हो, तो लगभग 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, और अपने जो अक्ष है उस पर 59 डेज में ये घूम जाता है। उसी तरह शुक्र की बात है, तो शुक्र की हम बात करें तो ये परिक्रमा करने में तो लगभग पृथ्वी से भी कम समय लेता है। पृथ्वी 365 दिन लेती है, तो ये 255 दिन लेता है। लेकिन ये चंद्रमा की तरह लगभग उतने ही समय में अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे चंद्रमा का क्या है ना, चंद्रमा का हमेशा सिर्फ हम एक पार्ट देख सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि चंद्रमा जितना समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण में जितना समय लेता है, उतना ही परिभ्रमण में वो समय लेता है। अर्थात वो अपने अक्ष पर भी उतने ही समय में घूमता है जितने समय में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगाता है। यही है। उसके बाद पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का जी आपको पता ही है, ये तो 365, ये तो घर की बात है। 365 दिन हमारा होता है, एक साल होता है, उसमें हम पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। और उसके बाद 24 घंटे में आपको पता ही है कि हम एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, उसका एक चंद्रमा है जिसका ये है। उसके बाद मंगल पे आ जाते हैं। मंगल काफ़ी टाइम लेता है, लगभग पृथ्वी से 1.5 गुना समय, 2 गुना समय लेता है। गुना समय लेता है, जिसके 2 चंद्रमा हैं। ठीक है जी, 2 चंद्रमा है, जिसमें एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। इसे दी नहीं यहाँ पे, नहीं, तो इसके 2 चंद्रमा हैं, अभी नोट कर लेते हैं। तो 2 चंद्रमा है मंगल के, जिसमें एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। 2 ही चंद्रमा है। अच्छा हाँ, ना बुध का कोई ना चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह से है, ना बुध का कोई चंद्रमा है, ना कोई बुध का उपग्रह है, ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है। ठीक, ये हम चलेंगे। उसके बाद ये तो आपको पता ही है। अभी ये जो है बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में जो है लगभग 12 साल का समय ले लेता है, और अपने घूर्णन में 8 घंटे, 8 या 9 घंटे का आप देखें तो 9 घंटे का समय ले लेता है। ठीक, फिर उसके बाद शनि आ जाता है। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में जो है वो 29 साल का समय ले लेता है, 29 साल। ठीक है जी। उसके बाद फिर 29 साल का समय ले लेता है, और इसके भी लगभग 53 उपग्रह हैं, इसके भी 53 उपग्रह हैं। तो ये बताया गया एक्चुअली। अभी जो लेटेस्ट डेटा है ना, लेटेस्ट डेटा में बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं, वो शनि के हैं। ये बताया है नासा ने। किसने? नासा ने बताया है। और नासा ने बताया है, और नासा ने कहा है कि ना जो शनि के उपग्रह हैं वो है 82। तो अगर अभी कोई पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। उसके बाद यूरेनस आ जाता है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आ जाता है। तो यूरेनस में आपने अरुण या वरुण भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो सीधी सी बात है कि भाई ये जैसे नेपच्यून है, वरुण है, तो पर सूर्य से दूर है, तो जितनी दूर ज़्यादा होगा उसकी जो ऑर्बिट होगी, उसका जो अक्ष होगा वो इतना ही बड़ा होगा, इतनी ही वृहद होगा, तो उसकी त्रिज्या उतनी अधिक होगी, तो उसे घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये लगभग 164 साल में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात होती है
सौरमंडल हमने बता ही दिया कि भाई सूर्य और उसके 8 ग्रह, उपग्रह और जो खगोलीय पिंड है उनका समूह है। इसमें चतुर्ग्रह भी आते हैं, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सब आ गया जी, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, जैसे ना जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे, देखो 6th क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी की परिभाषा मिल जाती है, हालांकि एक्यूरेट परिभाषा नहीं, लेकिन फिर भी एक जैसे ना ज्योग्राफी का है, जैसे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, पृथ्वी के बारे में लिखना है, पृथ्वी के बारे में जानना, तो ज्योग्राफी हो जाता है। ऐसे जियो से अदर शब्द बन जाते हैं, जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, या जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है जी। ये जैसे सूर्य का मैंने आपको बताया कि एक सूर्य ऐसा सूर्य क्या है, ऐसा आकाशीय, जैसे सूर्य है तो हमारे तो सौरमंडल में सूर्य है, तो उनके सूर्य के पास अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश है, और यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। ऐसे ग्रह वही होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं की ऊष्मा नहीं होती, तो जिसमें हमने बताया कि ये जो है 8 ग्रह हैं, जिनके अनुसार, जिनके हम देख सकते हैं दूरी के क्रम में, जो दूरी का क्रम है उसमें सबसे पहले बुध आएगा, मतलब ये सूर्य से दूरी के क्रम में है, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है जी। ये हो गया दूरी के क्रम में। अगर हम इन्हें आकार के क्रम में कर लें कि भाई बड़े से सबसे छोटा, तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे पहले आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बुध आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो शुक्र है ना वो मंगल से बड़ा है, ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि शुक्र का जो स्थान है वो मंगल से बड़ा है। और शुक्र को क्या कहता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन क्या कहा जाता है, अच्छा शुक्र पृथ्वी से छोटा है तो छोटी बहन हुई, याद रखना, तो सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान ही पृथ्वी का और सूर्य का, पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये है राशिचक्र वृत्ताकार में। अच्छा ये आगे जो हम बात कर रहे थे अभी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये है, ये प्लूटो वाला हम डिस्कस कर चुके पहले, उसके बाद हम पृथ्वी के बताते हैं। हाँ पृथ्वी ये तो बता ही दिया हमने, देखिए कि भाई तीसरा दूरी के, सूर्य से दूरी के क्रम में हम पृथ्वी का तीसरा स्थान है, और आकार के क्रम में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो बेसिकली पृथ्वी का आकार है ऐसा है, पृथ्वी का आकार ऐसा है, सॉरी यार ये तो बन नहीं रहा मुझसे, अभी नया नया ना, पहली क्लास है, मतलब पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी कैसा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है ना कि ये ऊपर से पूरा, ये प्रॉपर गोल नहीं है, ये ऊपर से चपटी है थोड़ी सी, तो अब हमें ऐसी शेप का पता नहीं था, तो जो ऊपर से गोल और ऊपर से मतलब पूरी तरह से गोल नहीं हो के चपटी हो, तो उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने एक अलग ही नाम दे दिया, उसे हमने भूआब का नाम दे दिया, ज्योइड बोलते हैं उसे हमने क्या दे दिया, भूआब का नाम दे दिया। जो पृथ्वी के जैसा हो, जिसका आकार पृथ्वी के जैसा हो, भूआब का, मान लो कोई और आकाशीय पिंड मिल जाता है जिसका आकार पृथ्वी के जैसा है, तो उसे ये नहीं कहेंगे गोल है, उसे हम कहेंगे भाई ये तो भूआब आकार का है, मतलब पृथ्वी के जैसे आकार का है। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि भाई जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है, जल है, 2/3 भाग पर जल है, तो उस जल के कारण पृथ्वी का कलर जो है वो नीला दिखाई देता है। उसके बाद चंद्रमा इसमें बताया गया है कि चंद्रमा जो है उसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, और उसका जो गुरुत्व घनत्व है वो पृथ्वी का 1/6 है, ये नोट कर लेना आप।
ठीक है। उसका व्यास कितना है, पृथ्वी का 1/4 है, और उसका जो गुरुत्वीय घनत्व है वो पृथ्वी का 1/6 है। उसके बाद क्या है, जो इससे जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है, वो है 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद आपने देखा होगा ये सैटेलाइट है, हमने बताया था कि भाई पृथ्वी से जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो है 27 दिन में पूरा कर लेता है। इसी कारण से उसका उतने ही दिन में वो अपने अक्ष पर घूमता है, जिस कारण से हमें उसका एक भाग दिखाई देता है। दूसरा फिर हमने बताया अमावस्या और पूर्णिमा वाली घटना, आपको जो शुरुआत में हमने डिस्कस की है वो याद होगी, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन अभी तो ये पुरानी बात है, अभी ऐसी संभावनाएं हैं कि हम 2030 तक चंद्रमा पर बस्ती बसा लेंगे। वो एक हाइपोथेटिक सिचुएशन है, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हम भी यहीं हैं आप भी यहीं हैं, देखेंगे। उसके बाद शत्रुग्रह होते हैं। जो शत्रुग्रह क्या होते हैं, जैसे हमने भी बताया था ना आपको, यहाँ पे ये जो अभी जैसे हमने वो देखा था, ये वाला ये शत्रुग्रह। तो ये शत्रुग्रह क्या होते हैं ना कि यहाँ पे कि ये भी आकाशीय पिंड ही हैं, ये भी आकाशीय पिंड ही हैं। ये क्या करते हैं कि ये भी ग्रह और उपग्रह की परिक्रमाएं करते हैं। होता क्या है कि जब ये आगे का टॉपिक है क्या, कि जब ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ ना, तो सभी तो ग्रह नहीं हो सकते, सभी चीज़ें उपग्रह नहीं हो सकती, और सभी चीज़ें जो हैं वो पिंड। तो होता क्या है कि जो कचरा वगैरह होते हैं, छोटे पिंड जो होते हैं, जो या छोटे पृथ्वी के आकार, जिनका विशाल आकार नहीं होगा, छोटे आकार होते हैं, जो कि एक ग्रह का स्वरूप नहीं ले सकते, जिनकी गोल आकृति नहीं होती, जैसे जो तो उन्हें क्या कहते हैं ना, शत्रुग्रह कहा जाता है। अब जैसे आपको मैं बताऊं, मंगल और बृहस्पति के बीच में ना एक शत्रुग्रह की पूरी बेल्ट है, आपको जो मैंने अभी दिखाई थी इसमें ये है। तो वो ये ना, इसका एक चीज़ और भी है कि ना, एक ग्रह होने के लिए ना ज़रूरी ये है कि उसका आकार गोल होना चाहिए, ताकि वो गुरुत्वाकर्षण कर, मतलब ताकि उसमें गुरुत्वाकर्षण निहित हो सके, उसके सेंटर में गुरुत्वाकर्षण निहित हो सके, और वो अपना इतना वो अपना गोल स्वरूप धारण कर सके। लेकिन शत्रुग्रह का स्वरूप गोल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उल्कापिंड। उल्कापिंड और उल्कास में 2-3 चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि अब जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आकाश में, ब्रह्मांड में असंख्य आकाशीय पिंड है। तो उल्कापिंड क्या है, तो छोटे आकार के उल्कापिंड होते हैं, छोटे आकार के टुकड़े होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि सूर्य के या पृथ्वी के या फिर ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर ये घूमते रहते हैं। तो होता क्या है ना कि कभी कभी ये तो घूमने का काम है, तो कभी कभी होता क्या है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज में क्या करते हैं, पृथ्वी के वातावरण में, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन होता है बहुत तेज, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में वायु है, तो जैसे वायुमंडल में करते हैं फ्रैक्शन होता है, तो उसमें जो चिंगारी उठती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें वो दिखाई देता है, जैसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो टूटता हुआ तारा दिखाई देते हैं। और ये कभी कभी ऐसा होता है जिसके बाद ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे उल्का कहा जाता है। अगर वो आकाश में है, पृथ्वी तक नहीं आए, तो उल्का पिंड है। अगर वो पृथ्वी पर आके गिर गए तो उसे उल्कास्म कहा जाता है। उसके बाद खुले आसमान में, ये आपने बताया दिया। तो ये ना देखो, अभी क्या है कि ये जो जैसे तारे हैं, ऐसे तारे में जैसे लाखों तारों का समूह, जैसे हमारा तो एक सौर मंडल हुआ, ऐसे ही आकाश में असंख्य तारे हैं। तो असंख्य लाखों तारों का समूह को क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। और ऐसी जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। तो उन लाखों आकाशगंगाओं को क्या कहा जाएगा, उन्हें ब्रह्मांड कहा जाएगा। आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहले हम हो गए, हम बहुत सारे लोग कहाँ हैं, इस पृथ्वी पे हैं, ठीक है। बहुत सारी पृथ्वी अर्थात बहुत सारे ग्रह मिलके क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं, 8 ग्रह, जिसकी बात की हमने। बहुत सारे सौर मंडल अर्थात बहुत सारे तारे और बहुत सारे तारे और उन तारों के ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह, ये जो मिलके क्या बनाते हैं, ये आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। हमारी जो मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। और बहुत सारी आकाशगंगाएं आपस में मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये है हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे में क्या, अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
अभी ये क्या है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। अभी मैंने बताया कि ग्रह क्या है, ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारों में स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से तात्पर्य सिंपल सा है, सूर्य, उसके 8 ग्रह, उसके उन ग्रहों के उपग्रह और जो इसमें खगोलीय पिंड है और अन्य खगोलीय पिंड जो इन पे सम्मिलित हैं उसे सौरमंडल कहा जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो दूरी के क्रम में बताने हैं तो बड़ा सिंपल है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। यम को हम छोड़ देंगे, यम ग्रह नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पे जीवन क्यों संभव है? बिकॉज इट्स इन्वायरमेंट, इसके वायुमंडल के कारण, इसके एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ पे संभव है, जीवन संभव है। उसके बाद हम हमेशा चंद्रमा का, हाँ ये जैसे हमने बताया था, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? उसका कारण ये है कि चंद्रमा जितना समय पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लेता है। तो जिसके कारण हम चंद्रमा का क्या कर पाते हैं? एक ही भाग देख पाते हैं, एक भाग नहीं देख पाते, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखो, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो मैंने बताया ना, लाखों आकाश गंगाओं के समूह को, वृहद समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। उसका बाद हम सही गलत पे देख लेते हैं। इसका क्या है कि किस ग्रह पे जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। दूसरा, ये पृथ्वी के नज़दीक भी होती है, सिस्टर के नज़दीक होती है ना। तो ये क्या है कि एक तो आकार आकृति पृथ्वी के समान हो गई, दूसरा फिर हालांकि इसका एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका कोई भी मेल नहीं है। हाँ ये क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इनके एटमॉस्फेयर में जीवन संभव है ही नहीं, ठीक। लेकिन हाँ ये पृथ्वी के नज़दीक है और उसका आकार आकृति पृथ्वी के समान है, तो इसलिए क्या है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि तीसरा सबसे नज़दीक इसका पृथ्वी है, ये मैंने बताया था नज़दीक के स्तर पर, दूरी के क्रम पे। तो हाँ, तो ये है सूर्य, ये क्या है, सभी ग्रहों के चारों ओर किस प्रकार के पद चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद ध्रुव तारे की दिशा कौन सी होती है? ध्रुव तारे की उत्तर दिशा होती है। उसके बाद शत्रु ग्रह के बीच में कौन सा, किन ग्रहों के बीच में शत्रु ग्रह है? तो हमने आपको बताया था, वो दिखाया भी था, किसके ग्रह के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब देखिए ये खालिस्तान आ जाते हैं, खालिस्तान डिस्कस कर लेते हैं। का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तारों का, यहाँ पे क्या आएगा, तारों का ऐसा समूह, यहाँ पे क्या आएगा, तारों का ऐसा समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों से क्या बोलते हैं, उसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं, उसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है जी। तारों की एक बड़ी प्रणाली को, ये जो है तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह आपको पता ही है, शुक्र है, ठीक। उसके बाद क्या है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य सबसे तीसरा, अगर ये तो एमसीक्यू में हमसे पूछा था, पृथ्वी आ गया। उसके बाद ग्रहों के पास स्वयं की प्रकाश, ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका अर्थ है लोग देखो, क्योंकि अभी ना दोस्तों की बिगिनिंग थी, अभी स्टार्टिंग थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी ना तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था, आपको तो होगा, कह रहा आपने तो कई बार सुन और वीडियोस देखी होंगी, तो अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे हम दम में आ जाएंगे तो हम चीज़ें कंपाइल कर लेंगे, जिसमें टाइम कम लगेगा।
अभी शुरुआत थी तो हमें थोड़ा इलेबरेट भी करना पड़ा। धीरे 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 हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो यहाँ पर जिसमें हमने 34 से 35 मिनट लगाई इस चैप्टर को पढ़ने में, हम ही इसे 10 से 15 मिनट में ले आएंगे। लेकिन हाँ, हम चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टाइम ज़्यादा लग जाए भले ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चीज़ें समझ में आ गई फिर वो कॉन्सेप्ट मेरा हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा हो जाएगा। फिर मैं उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता हूँ, कन्फ्यूज़न की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी कमियां लगे, जो भी सुधार की आवश्यकता आपको महसूस हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद।